हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वेरी यूनिक एंड एक्साइटिंग सेशन। आज के सेशन में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स हम लोग देखेंगे। हम लोग प्रोमिनेंटली जो देखेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, बट इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट्स, एंड देन हम लोग आरएलसी सर्किट्स पे स्विच ओवर करेंगे जिसमें हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे। ओके, तो हम लोग जो देखने वाले हैं उन टॉपिक्स को एक बार हम देख लेते हैं। आरएल सर्किट्स के दोनों केसेस हम लोग देखेंगे जब स्विच 1 से 2 की तरफ मूव होता है या 2 से 1 की तरफ मूव होता है। आरसी सर्किट के दोनों केसेस हम लोग पूरी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ स्टडी करेंगे जब स्विच 2 से 1 और 1 से 2 मूव होता है। देन इन चारों केसेस का इक्वेशंस देखेंगे, उनको हम प्रोमिनेंटली किन कैटेगरीज में आती है उस कैटेगराइजेशन को देखेंगे, जैसे कि होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनके डेरिवेशंस हम लोग देखेंगे कि ये डिराइव किस तरह से किए जाते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल्सो इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर। ओके, तो इनके साथ ही साथ हम लोग जो हमारे ग्राफ्स बनते हैं फाइनली, जो करंट के और वोल्टेज के और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर्स, उनके किस तरह के ग्राफ्स बनते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करेंगे कि इनका इम्पैक्ट टाइम कांस्टेंट पर किस तरह से आता है और टाइम कांस्टेंट का रिलेवेंस क्या होता है। ओके, तो नाउ लेट अस मूव टू द सेशन। तो वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग द सेशन हियर। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनेगा जब हम एक आरएल सर्किट को कनेक्ट करते हैं एक वोल्टेज सोर्स से या आरसी सर्किट को कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स से। ओके, तो तब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। आरएल और आरसी सर्किट के प्रोमिनेंटली दो केसेस हो जाते हैं। द फर्स्ट केस इज व्हेन द स्विच इज मूविंग फ्रॉम 2 to 1, जब स्विच जो है वो 2 से 1 की तरफ जा रहा है, और सेकंड केस तब बनता है जब स्विच जो है 1 से लेके 2 की तरफ जा रहा है। ओके, इन दोनों केसेस में हमने एक चीज़ एज्यूम कर रखी है कि जब ये स्विच पहले 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो पहले जब बहुत देर से जब 2 पर था तो सर्किट जो है 2 पर स्टेबलाइज हो चुकी थी। ओके, और जब 1 से 2 पर जा रहा है तो हमने ये मान लिया है कि जब स्विच बहुत देर से 1 पर था तो सर्किट जो थी वो 1 पर स्टेबलाइज हो चुकी थी। ओके, इन केसेस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक एक करके। तो ये हमारा आरएल और आरसी सर्किट में से फर्स्ट हमने जो लिया है वो आरएल सर्किट को लिया हुआ है। आरएल सर्किट में आप एक देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस लगा होगा, एक इंडक्टेंस लगा होगा, और इसके दो केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस ये है कि स्विच जो है वो 2 से 1 की तरफ मूव हो रहा है। ओके, जब ये 2 से 1 की तरफ मूव हो रहा है तब क्या होगा, ये वोल्टेज सोर्स जो है, पहले जो सर्किट जो 2 पर थी तो स्टेबलाइज हो चुकी थी, मतलब ये सर्किट तो क्योंकि पैसिव एलिमेंट से बनी हुई है तो इसके अंदर तब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, मतलब I0 माइनस जो था इस केस में, ओके, दैट वाज 0। I0 माइनस जो था पहले वाले केस में दैट वाज 0। ओके, दिस इज अबाउट केस 1 जब 2 से 1 की तरफ मूव हो रहा है। ओके, और फिर ये जो है एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो गया अचानक से। ओके, तो ये जो इस सर्किट को नॉर्मली हम जब फील्ड में देखते हैं या हमारे एग्जाम पेपर्स में देखते हैं तो हमको इस तरह का दिखता है। ओके, तो क्योंकि हम जब अगर जनरल स्टडीज़ करेंगे, ये जो हमारा बेसिक सर्किट अगर हमने जनरल वाला सर्किट स्टडी कर लिया तो हम हर तरह के केस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह का केस नहीं दिखता है। एग्जाम में आपको इस तरह के केसेस बनाकर दिखाए जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ये जो 15 वोल्ट है ये जस्ट इंट्रोड्यूस हो जा रहा है एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये हमारा केस नंबर 1 है जब 2 से 1 की तरफ मूव हो रहा है। तो जब हम केस नंबर 1 के डेरिवेशंस जितने भी देखेंगे वो हमारे केस नंबर 1 पर अप्लाई होते हैं। ओके, तो ये कन्फ्यूज़न आप लोग हमेशा के लिए हटा लीजिए कि ये जो सर्किट्स हैं ये अलग हैं और इस तरह की सर्किट्स अलग हैं। ये जनरल फॉर्मेट ऑफ सर्किट है ताकि हम लोग सब चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में समझ सकें। ओके, जब स्विच जो है 2 से 1 की तरफ मूव हो रहा है तब क्या होगा, और स्विच जो है 1 से 2 की तरफ जब मूव हो रहा है तो हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है कि जब 1 पर था तो स्टेबलाइज हो चुका था सर्किट। ओके, तो एक पर्टिकुलर करंट इसमें से फ्लो कर रहा था। ओके, तो I0 माइनस जो रहेगा इसमें, इस केस में हमारा I0 माइनस जो था वो 0 था इस केस में, लेकिन I0 माइनस जो रहेगा हमारा I0 माइनस दैट वाज, क्योंकि ये इंडक्टेंस जो है वो शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा था पहले। ओके, तो V/R विल बी I0 माइनस, ये हम देखेंगे किस तरह से आता है। तो अभी के लिए बस इतना देख लीजिए कि ये जो सर्किट है I0 माइनस वाज V/R, और एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया है। ओके, इन दोनों केसेस का स्टडी करेंगे हम लोग। सेकेंडली हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि आरसी सर्किट में अगर 2 केसेस बनेंगे तो क्या क्या होंगे वो केसेस। फर्स्ट केस विल बी, अगर हम लोग ये स्विच को बंद कर देते हैं तो जो 2 से 1 की तरफ मूव होने वाली प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। ये वोल्टेज सोर्स जो है अचानक से इस सर्किट में आ जाता है। ओके, तो एग्जाम में आपको इस तरह की सर्किट दिखेगी कि वोल्टेज सोर्स जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे इंट्रोड्यूस हो गया है। ओके, तो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट कर देता है।
और सेकंड केस हमारा होता है कि कैपेसिटर जो था वो किसी वोल्टेज से ऑलरेडी चार्ज था, ओके, और फिर तब हमने इसको 1 से लेके 2 की तरफ मूव कर दिया, ओके। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा 2 से 1 की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये सर्किट पहले पैसिव था, तो VC माइनस जो था वो 0 था। VC जो कैपेसिटर पे वोल्टेज है वो 0 माइनस पे इट वाज 0, बिकॉज सर्किट में जितना भी करंट रहा होगा वो 0 हो चुका होगा क्योंकि 2 से 1 की तरफ जा रहा है। और इस केस में VC 0 माइनस जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स सीधा सीधा यहाँ पर आ चुका था पहले, 1 पर बहुत देर से स्टेबलाइज हो चुका था सर्किट, तो ये वोल्टेज सोर्स ने पूरी तरह से कैपेसिटेंस को चार्ज कर दिया होगा, ओके। कैपेसिटेंस पर जो 0 माइनस पर वोल्टेज था वो V वोल्ट से चार्ज हो चुका था, ओके। जो भी वोल्टेज उस सर्किट में है, ये वाला V वोल्टेज, इस वोल्टेज से वो चार्ज हो चुका था। देन हम लोग अगर देखें कि ये चारों केसेस को अगर हम साइड बाय साइड लगा कर देखें, तो 2 केसेस हमारे इंडक्टेंस के हैं और 2 केसेस हमारे कैपेसिटेंस के हैं। तो जिसमें इंडक्टेंस वाला केस है जो 1 से 2 की तरफ मूव हो रहा है, और कैपेसिटेंस वाला केस है जब 1 से 2 की तरफ मूव हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग केवल इन दोनों के सिंगल केसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा स्विच जो है 1 पोजीशन से 2 की तरफ मूव हो रहा है। तो इसमें 1 से 2 की तरफ मूव हो रहा है, मतलब पहले जो था कुछ चार्ज था इसके ऊपर, और अब जो सर्किट है पैसिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाने वाली है। वोल्टेज सोर्स को हम सर्किट से हटा रहे हैं, ओके, ये केस है। तो दोनों ही केसेस में वो वाला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें वोल्टेज सोर्स जो है वो सर्किट से हट जाने वाला है और सर्किट में केवल पैसिव एलिमेंट्स रह जाने वाले हैं। यहाँ अभी देखेंगे आप, केवल पैसिव एलिमेंट्स रह गए हैं सर्किट में, इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी केवल पैसिव एलिमेंट्स रह गए हैं, कैपेसिटेंस है और रेजिस्टेंस है। तो इन केसेस को हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे, और इन केसेस को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ओके। तो ये होती है हमारी, ये नाम बड़ा सा दिखता है लेकिन ये सबसे सिंपल केस है, इसलिए हमने सबसे पहले लिया हुआ है। जितना बड़ा नाम उतना सिंपल केस है ये, होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ओके। तो इसके डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे पहले, ओके। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट्स किस तरह के आप मिलने वाले हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी RL सर्किट की, और ये इक्वेशन बनेगी आपकी RC सर्किट की। रिजल्ट्स दोनों के सेम ही मिलने वाले हैं, ओके। यहाँ पर I0 जो है वो आपका करंट एट I0 प्लस है, या फिर कह सकते हैं कि 0 पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है, या 0 माइनस पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है, तो इट इज़ I0। और यहाँ पर भी जो I0 है वो करंट एट I0 पर जो फ्लो हो रहा है। बट इन केस ऑफ कैपेसिटेंस जो आपका करंट रहता है वो I0 प्लस या 0 माइनस के बराबर नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है, ओके। तो करंट के केस में, कैपेसिटेंस के केस में आपकी करंट वाली ये इक्वालिटी की थ्योरम फॉलो नहीं होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस केस में वोल्टेज के लिए ये इक्वेशन फॉलो होती है हालांकि, कि VC माइनस इज इक्वल टू VC प्लस। और आपका जो टाउ है, टाउ आपका है टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट आपकी RL सर्किट का हमेशा L/R होता है, और टाइम कांस्टेंट आपकी RC सर्किट का R/C होता है, ओके। तो ये सेम इक्वेशन है इक्वेशंस का, जिसे अगर आप इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व जब करेंगे तब देखेंगे कि ये एलिमेंट यहाँ पर R/L है और ये 1/RC है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम टाइप का आएगा, बस ये जो कांस्टेंट वाला एलिमेंट है वो चेंज हो जाने वाला है। इसीलिए रिजल्ट्स में भी जो है टाउ सेम जगह पर आया है, ओके। टाउ सेम जगह पर आया है टाइम कांस्टेंट आपका, और इधर पे भी टाउ यहाँ पर आया है आपका, पर टाउ की वैल्यू सेम हो गई है, यहाँ पर RC हो गई है, यहाँ पर L/R हो गई है, ओके। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग डेरिवेशन पर चलते हैं, इसके डेरिवेशन को किस तरह से इसको पूरा सॉल्व करके सॉल्यूशन तक हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ से इक्वेशन निकालना और सॉल्यूशन तक किस तरह से पहुँचना है उसको अगर हमने एक बार समझ लिया तो हमारा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। एटलीस्ट 2 केसेस यहाँ से हमारे क्लियर हो जाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग बचे हुए 2 केसेस पर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस मूव अहेड फॉर द डेरिवेशन, ओके। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक सेशन है मैजिकल फार्मूला फॉर RL एंड RC सर्किट्स। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे आपके जो 4 केसेस हैं उनके रिजल्ट्स को डेराइव करना एक सिंगल फार्मूले से पॉसिबल है, जिसको हम लोगों ने बोला है मैजिकल फार्मूला। और इन चारों केसेस का डेरिवेशंस हमने वहाँ से करके दिखाया है। तो ये क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना थोड़ा सा डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो अगर आप चाहें तो आप हमारा ये वाला सेशन अटेंड कर सकते हैं जिसमें ये सिंप्लीफाइड एक सिंगल फार्मूले से हमने सारे के सारे चारों केसेस निकालना आपको दिखाया है, और विद इन 3 स्टेप्स आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर क्योंकि हम लोग थोड़ा सा और डीप स्टडी करने वाले हैं तो हम लोग डेरिवेशंस को देखेंगे, बिकॉज डेरिवेशंस को जब आप देख लेते हैं एक बार तो आपको सारे जो बीच के कुछ कुछ पॉइंट्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं।
तो आप इस सेशन को तो देख ही लें, साथ ही साथ डेरिवेशन को भी एक बार देख लें, ताकि आपको जिस भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नाउ मूव अहेड फॉर द डेरिवेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो डेरिवेशन देखने वाले हैं उसके लिए हम लोग अपने नोट्स पर आ गए हैं, और इन नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप योर email ID to our number. This is our number 8602951688 and this is our website technitudewebs.com. So let us start the derivation. तो ये जो हमारा सर्किट है, पहला केस हम लोग देख रहे हैं जब पोजीशन 1 से लेके 2 की तरफ मूव कर रहा है। ओके, KVL इक्वेशन हम लोग लिखेंगे उसके बारे में। तो ये आ जाएगा हमारा LdI/dt प्लस IR इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो हमारा सर्किट था ये इधर 2 पर कनेक्ट हो चुका है ये स्विच, तो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो इट विल बी LdI/dt ओके प्लस IR इज इक्वल टू 0। ओके, दिस द इक्वेशन। नाउ इसके आगे हम लोग मूव करते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, ये जो है होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं अपना वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो डी के नीचे आई आ जाता है और माइनस R/L/dt हम लोग इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाता है ये नेचुरल लॉग हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर RLT हो जाता है जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, और प्लस जब इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट आ जाता है दैट विल बी K को भी अगर हम एक नेचुरल लॉग K मान लें तब हमारा इस तरह से एक इक्वेशन आ जाता है। और ये जो K है, जब 2 नेचुरल लॉग्स का समेशन होता है तब वो एक प्रोडक्ट की तरह हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये नेचुरल लॉग को बाद में हम इसको यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, इस प्रोसेस को एक बार और आप ध्यान से समझ लीजिए। नेचुरल लॉग A प्लस नेचुरल लॉग B जब होता है तो आपको उसको इज इक्वल टू नेचुरल लॉग AB आप लिख सकते हैं। ओके, और ये अगर नेचुरल लॉग किसी C के बराबर है तब C इज इक्वल टू A इंटू B हो जाता है। वही हम लोगों ने यहाँ पर किया है, C इज इक्वल टू A इंटू B। ओके, तो K इंटू e⁻⁻RT/L। ओके, L/R को अगर हम टाउ लिख दें यहाँ पर, ये R जो है इस L के नीचे आ जाएगा, तो टाउ एक हम लोगों ने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है जिसकी वैल्यू यहाँ पर है L/R, और यही जो है बाद में टाइम कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ पर हमने इस L/R को रिप्लेस करने के लिए, सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको यूज़ किया था। अब ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करंट की इक्वेशन आपकी आ चुकी है K e⁻⁻t/τ। ओके, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जब स्विच 1 पर था तब जो करंट फ्लो हो रहा था वो फ्लो हो रहा था V/R। ओके, क्योंकि इंडक्टेंस जो है उस समय शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा था। इंडक्टेंस फाइनली शॉर्ट की तरह बिहेव करता है। हम लोगों ने हमारे एक सेशन में देखा था कि इंडक्टेंस इनिशियली ओपन एंड फाइनली शॉर्ट, IOS से हमने इसको याद रखा था, इंडक्टेंस इनिशियली ओपन एंड फाइनली शॉर्ट। तो ये जब 1 पर था तो स्टेबलाइज हो चुका था सर्किट, तो फाइनल कंडीशंस में पहुंच चुका था ये, तो ये शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा था। तो करंट जो था ये वोल्टेज सोर्स था और ये रेजिस्टेंस, बस ये सीरीज़ में एक वोल्टेज सोर्स के रेजिस्टेंस लगा हुआ था, इसलिए I0 माइनस जो था आपका वो जो V/R था। ओके, वो V/R जो फ्लो कर रहा था वो यहाँ पर फ्लो कर रहा है। ओके, और जब स्विच हम लोगों ने क्लोज किया तब इसने ये वाला इक्वेशन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो अगर t की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रख देंगे तो e⁻⁻0 या e⁻0 जो है 1 हो जाता है, और k इज इक्वल टू I। तो k जो है आपका वो क्या है, I की वो वैल्यू जो 0 पर है। ओके, यहाँ से ये हम लोग समझ सकते हैं कि t इक्वल टू 0 रखा हमने, t इक्वल टू 0 रखा तो I की वो वैल्यू जो k पर है, इस इक्वेशन से हमने पता लग गया कि k की वो वैल्यू होने वाली है। तो k इज इक्वल टू I0। I0 क्या है आपका V/R। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया कि k की क्या वैल्यू होने वाली है, और इस इक्वेशन को अगर आप ठीक से लिख देंगे तो ये हो जाएगी आपकी I इज इक्वल टू V/R e⁻⁻t/τ। ओके, तो ये जो है V/R, उसके बाद V/R में जो है t/τ का मल्टीप्लाई होता हुआ चला गया, तो t/τ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये छोटा होता चला जाएगा, इस तरह से करंट रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा और एक समय आके ये करंट 0 के बहुत पास आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने अपने नोट्स में दिया हुआ है सभी डेरिवेशन कि I0 जो है आपका V/R है, तो क्योंकि वो इस तरह से k की वैल्यू निकाली आपने, और इक्वेशन जो है V/R e⁻⁻R/L, इस तरह से इक्वेशन आ जाती है आपकी। तो ये आपका था फर्स्ट केस ऑफ इंडक्टेंस हम लोगों ने जो देखा। और सिमिलरली अगर हम कैपेसिटेंस के केस को देखना चाहें तो कैपेसिटेंस के केस को भी हम लोग यहीं से इसी इक्वेशन से देख सकते हैं। कैपेसिटेंस का जो केस 1 है